जय हिंद सभी को। मैं हूं राहुल, आप सभी का स्वागत करता हूं एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें तीनों पोर्शन कवर किए गए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग का कारण है, मतलब एनीमिया किस कारण से होता है। तो ये होता है Fe अर्थात लोहे की कमी से, और लोहे की यदि अधिकता हो जाए तो बोलते हैं उसको लोह महता या थैलेसीमिया, इंग्लिश में बोलते हैं थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पोलियो रोग का जनक है, जनक मतलब जनित है, मतलब पोलियो रोग किससे होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है वायरस अर्थात विषाणु को ही बोलते हैं वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डायबिटीज़ रोग से शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में क्या बढ़ जाती है, बताइए, शक्कर। और ये आपको पता होना चाहिए कि यदि जिसको डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ कई टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उसमें पैदल ज़्यादा चलना चाहिए। यदि कोई मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक डेली करता है तो उसकी शुगर जल्दी से कंट्रोल हो सकती है। और साथ ही यदि करेला, जामुन जैसी पदार्थ को खाता है या फलों को खाता है तो उससे भी क्या बताइए जल्दी रिकवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया से बताना है तो ये है तपेदिक, इसको टीबी भी बोलते हैं, और ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और यह एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अर्थात यह एक संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना चल रहा है, संक्रामक रोग एक दूसरे से फैलता है। और ये फैलता किससे है, ट्यूबरक्लोसिस फैलता किससे है, तो ये हवा के द्वारा फैलता है। और आपको ये पता होना चाहिए ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या करता है, श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। और इसका भारत सरकार ने टारगेट रखा है 2025 में तपेदिक अर्थात टीबी फ्री होगा भारत। जैसे कि अभी भारत फ्री हो चुका है, पोलियो फ्री हो चुका है, मतलब पोलियो मुक्त हो चुका है, ऐसे ही टीबी मुक्त होगा। टारगेट रखा है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत का मतलब होता है जेनेटिक। तो कौन सा वंशानुगत है, जेनेटिक है, तो ये है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया आपको पता होना चाहिए ये सबसे पहले हुआ था महारानी विक्टोरिया को। तो जब ये महारानी विक्टोरिया को हुआ इसीलिए इसको बोलने लगे रॉयल डिसीज। रॉयल मतलब शाही बीमारी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये शाही परिवार को हुई है। और यह चूँकि आनुवांशिक रोग है तो एक ही पीढ़ी में, मान लो एक पीढ़ी में हुई फिर होती जाएगी उसी पीढ़ी में। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की चूँकि महारानी थी इसलिए इसको शाही डिसीज़ भी बोलते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, मान लो कहीं पर कट लग जाता है तो ब्लड निकलता जाता है, रुकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय ग्रंथि या पीनियल बॉडी ग्लैंड कहाँ पर होती है। तो ये होती है मस्तिष्क में, ब्रेन में। और ये आपको पता होना चाहिए ये सबसे छोटी ग्रंथि है। हालांकि एनसीईआरटी में पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी लिखी है, लेकिन आपको पीयूष के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये 0.2 ग्राम कम है बस। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, अर्थात इसको बोलते हैं जैविक घड़ी। अब जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, जैविक क्रियाओं को। मान लो कल आपका पेपर है और आपका पेपर है सुबह 10 बजे से और दूसरे शहर में है, तो आपको ट्रेन है सुबह मान लो 6 बजे। तो आप रात में सोचकर सोएंगे कि हमें 6 बजे उठ जाना है जल्द से जल्द, और आप अलार्म लगा देंगे। मान लो 6 बजे ट्रेन है तो आप 5 बजे उठ जाएंगे और आप अलार्म लगा देंगे 5 बजे का, लेकिन पक्का आप अलार्म के पहले जग जाओगे। तो ये कौन नियंत्रण करता है, पीनियल ग्रंथि नियंत्रण करती है। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और हार्मोन पूछे कि कौन सा हार्मोन निकालती है, तो मेलाटोनिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का तापस्थायी थर्मोस्टेट या थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। और जो पीयूष ग्रंथि है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स निकालती है, लगभग 11 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ये सभी हार्मोन कौन निकालती है, पीयूष ग्रंथि। इसको वृद्धि ग्रंथि भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसको ये टेम्परेचर प्रोड्यूस मतलब लेवल करती है, इसलिए इसको तापमापी भी बोलते हैं या शरीर का थर्मामीटर भी बोलते हैं। और यही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि। और इसी को मास्टर ऑफ मास्टर भी बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो ये हो जाएगी अमाशय। और अमाशय में 4 घंटे आपको पता होना चाहिए भोजन रहता है। हालांकि डिटेल तो हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बस जान लो। इसी में से HCl निकलता है, HCl के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बीटा सेल से। तो बीटा सेल किस में दिख रही है, नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बीटा सेल। और ये बीटा सेल किस में पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिका में, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, चूँकि खोज करी थी लैंगरहैंस ने। और इसके अलावा इसमें एक अल्फा सेल भी होती है जो ग्लूकागॉन निकालती है, और बीटा सेल निकालती है इंसुलिन। यदि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में तो शुगर हो जाएगी कम। और यदि मान लो शुगर आपने ज़्यादा ले ली, आपने मान लो किसी का बर्थडे है, मान लो आपकी जॉब लग गई, तो आपने रसगुल्ले खा लिए बहुत सारे, तो शुगर की मात्रा कैसी हो गई, ज़्यादा ब्लड में। तो शुगर क्या करेगा, फिर बीटा सेल क्या निकालेगी, इंसुलिन। जैसे ही वो इंसुलिन निकालेगी तो शुगर की मात्रा कम होने लगेगी। इंसुलिन निकलेगा तो शुगर हो जाएगी कम। तो कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी बताई थी अभी हमने, पिट्यूटरी। आपकी NCERT भी क्या बोलती है, पिट्यूटरी। लेकिन यदि आप कोई इन फ्यूचर बड़ा एग्जाम देने जाएं और दोनों ऑप्शन में हो तो पीनियल बॉडी ग्रंथि लगा देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन में हो तब, ठीक है। और या फिर पिट्यूटरी ऑप्शन में ना हो तो पीनियल को लगा देना। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कैसी होती है, सबसे छोटी होती है। और इसकी डिटेल हम आपको अभी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो इसकी डिटेल अभी हमने आपको बताई थी, पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, थायमिन क्या है। तो विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, जिससे कि बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम आपको बताना है। तो देखो, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन किससे बोलते हैं, तो विटामिन B12 को। इसे नीला विटामिन भी बोलते हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो नीले कलर का पाया जाता है, किसकी उपस्थिति कारण, कोबाल्ट की उपस्थिति कारण। और याद रखना, चलिए ठीक है, इतने के लिए। और जो कोबाल्ट है ना, साइनोकोबालामिन है ना, ये आयरन के लिए रहता है, अर्थात ये रक्त की कमी, इसकी वजह से रक्त की कमी भी हो जाती है, इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। और जो विटामिन B12 है वो हमने आपको बताया था कि जो विटामिन B12 है वो कोलोन भाग में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम 3 भाग पड़े होंगे बड़ी आंत के। उस बड़ी आंत में जो कोलोन पार्ट होता है उसमें पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। वो हमारे वेस्ट को क्या बताइए खा लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन B12 में, और बदले में हमें विटामिन B12 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हॉर्स पावर क्या है। तो हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति तो है ही, लेकिन ये क्या है बताइए, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। अब देखिए, शक्ति का मात्रक है हॉर्स पावर ही क्यों रखा नाम, ठीक है। हाथी पावर भी तो रख सकते थे, शेर पावर भी रख सकते थे, लॉयन पावर, एलिफेंट पावर। देखो
आपने कभी भी देखा होगा जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो घोड़ा कभी भी बैठता नहीं है। मतलब वो इतना पावरफुल रहता है कि जब वो पैदा होता है उसके बाद मरने के पहले तक वो खड़ा ही रहता है। बहुत मुश्किल से जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तब वो एक करवट लेट के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लेटता नहीं है, बैठता नहीं है, वो खड़े खड़े सो जाता है। इसीलिए शक्ति का मात्रक किसको रखा गया बताइए? हॉर्स पावर को। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। एक अश्व शक्ति ऊर्जा कितने वाट के बराबर होती है? तो ये आपको पता होगा, ये तो यूनिट है 446 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा गाल्टन की सीटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 17। गूंजहीन हॉल, मतलब आपको बिना गूंज वाला हॉल बनाना है तो उसका अनुकरण काल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव आपको बताना है कि कितने समय तक कान में रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रहता है 1/10 सेकंड। और 1/10 से याद आया कि 1/10 जो बर्फ़ का टुकड़ा रहता है ना, वो 1/10 भाग ऊपर रहता है पानी के, ठीक है। और 1/10 का याद रखना, 1/10 का प्रतिशत होता है 10%। चलिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड का 10% भाग, ठीक है, कान में रहता है, ठीक है। और या ये बोल सकते हैं कि बर्फ़ का 10% टुकड़ा दिखता है अपन को ऊपर से, तो 1/10 सेकंड तक कान में रहता है। यदि इससे कम समय में दूसरी ध्वनि आ जाए तो हमें क्या बताइए, वो गूंजने लगती है, उसी को हम बोलने लगते हैं प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो मान लो ये है परावर्तक सतह, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपने आवाज़ निकाली और ये वापस आ गई आवाज़, ठीक है। लगभग 17 मीटर की होती है दूरी, तो ये आ गई वापस। तो ये वापस आ रही है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? परावर्तन हुई कि नहीं बताओ? आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो लौट के वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए? परावर्तन। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और कहने को तो अपन 20-30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन डिस्कशन करने के बाद वो लगभग 80 से 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कशन से आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही ऑफलाइन क्लास में जब हम डिस्कस करते थे लास्ट तक, तो काफ़ी एग्ज़ाम में डायरेक्ट डिस्कशन से क्वेश्चन आ जाते थे, तो स्टूडेंट्स जाके आके हमें बताते थे कि देखो सर, आपने कल ही जो डिस्कस किया था वो हमारे पेपर में आया है। तो ऐसा ध्यान से सुना करो आप, ठीक है। जो हम इसके अलावा भी बोलते हैं वो भी आप ध्यान से सुना करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC को, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अर्थात किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो कहाँ पर स्थित होती है, मतलब वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो ये देखिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये है हमारी अर्थ पृथ्वी। इसका सबसे पहला भाग होता है वो कहलाता है कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ के बाद होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन, फिर बाह्य। लेकिन आपको इन मंडल से मतलब नहीं है, आप याद रखना समताप मंडल। लोग इसमें गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ओजोन परत, जो ओजोन परत है ना, तो जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती होगी? ओजोन मंडल में पाई जाती होगी। अब ओजोन से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब जो ओजोन है ना, वो देखिए, जो ओजोन है उससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओजोन जो है उसको सबसे पहले रोलैंड एंड मोलिना ने सबसे पहले इसमें छेद होने का दावा किया था कि मतलब इसमें नुकसान हो रहा है, रोलैंड एंड मोलिना ने। फिर इस पर रिसर्च करी ही जा रही थी, इतने में क्या हुआ बताइए?
1980 में छेद देख लिया गया अंटार्कटिका में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका में छेद देख लिया गया, तो इस छेद को कम करने के लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए मॉन्ट्रियल में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था बताइए? ये किया गया था 16 सितंबर 1987 को। तो आपको 16 सितंबर तो याद होना ही चाहिए। ओजोन दिवस इसलिए हम मनाते हैं 16 सितंबर को। तो देखिए ओजोन कैसे बनती है, जो O2 और O ये होता है मुक्त मूलक, इसको कहते हैं क्या बताइए? जो इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। जैसे नवजात शिशु होता है ऐसे नवजात ऑक्सीजन होती है। जब O2 में नवजात ऑक्सीजन मिलती है तब O3 का निर्माण होता है, और O3 का जो O3 होती है उसका O2 + O में कन्वर्ट होना ही ओजोन का क्षरण है। तो ये जो CFC होती है, तो CFC में के अंदर से भी पूछे कि CFC में सबसे ज़्यादा मतलब CFC में नुकसान कौन पहुंचाता है ओजोन लेयर को? तो ये है क्लोरो, ये है फ्लोरो, ये है कार्बन। तो क्लोरीन पहुंचाती है, क्या पहुंचाती है? क्लोरीन। अब देखिए तो इससे नुकसान हो रहा था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, और फिर इसकी जगह फिर अपन लाए क्या बताइए? HFC। फिर HFC में देखा कि ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन ये वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। वैश्विक तापमान बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसको भी बैन कर दिया गया था, कौन से प्रोटोकॉल में बताइए? एक जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसके तहत कर दिया गया था। अब देखिए जो ओजोन है हमारे लिए ये कौन कौन सी किरणों से करती है प्रोटेक्ट? एक तो होती है UVA, UVB, UVC। सबसे खतरनाक होती है B और C। B और C यदि अंदर आ जाए ना पृथ्वी के अंदर, तो ये अपन को स्किन कैंसर अर्थात त्वचीय रोग कर सकती हैं, स्किन कैंसर तक कर सकती हैं। तो बहुत सारे काफ़ी बीमारियां होंगी यदि ये नीचे आ जाएगी तो। अच्छा, और जो समताप मंडल होता है यहीं पर समान ताप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समताप मंडल। और जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में लगभग 18 से 50 किलोमीटर के आसपास है, और ये समताप समान ताप रहता है, इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल होता है। इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, अर्थात हवाई जहाज़, एरोप्लेन वगैरह। तो जो लोग ज़्यादा हवाई यात्रा करते हैं उनको अस्थमा रोग होने की आशंका रहती है। अस्थमा रोग क्यों? क्योंकि जो ओजोन है वो लंग्स को जाके डैमेज करती है, तो उससे होता है अस्थमा रोग। तो ओजोन लेयर नुकसान भी करती है, लेकिन ये सेफ्टी वॉल की तरह कार्य करती है पृथ्वी के ऊपर। जब तक वो ऊपर है तब तक वो नुकसान नहीं करती, और जब अपन उसको सेवन करने लगते हैं तब अस्थमा हो जाता है। तो जो आपने देखा होगा अस्थमा मैक्सिमम उन्हीं लोगों को होता है जो वायु यात्रा करते हैं या बड़े लोग होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अस्थमा केवल उन्हीं को हो जो वायु यात्रा करें। जो घर पर रहते हैं वो भी होते हैं। जब फॉग बनता है ठंडी के समय, मौसम बदलते समय, उसमें भी ओजोन लेयर नीचे बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब परंपरागत नहीं है। गैर परंपरागत का मतलब होता है आधुनिक। तो ये जो बायोगैस है ये है आधुनिक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के अलावा कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक भी निकाली जाती है मैग्नीशियम के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई जाती है। आयोडीन पाया जाता है तो किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ठोस अवस्था में। लगभग 25 डिग्री पर भी वो ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। तो देखो, कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं ट्यूमर के इलाज में। मान लो किसी को कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसमें कोबाल्ट 60 से जो गामा किरणें निकलेंगी, एक्स किरणें निकलेंगी, वो उसको ट्यूमर को उससे इलाज करते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा भाग कौन लेती हैं? गामा किरणें। अच्छा, एक कोबाल्ट 58 होता है, एक कोबाल्ट 60 होता है। तो जो 58 वाला है
इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो कोबाल्ट 58 है वो चॉकलेट में पाया जाता है, जो आप चॉकलेट खाते हैं घर पे, जो आप केक खाते हैं वो है, ठीक है। इसको नहीं खा लेना, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका यूज़ रेडियोथेरेपी में करते हैं कैंसर के इलाज में। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा। 25 को देखो, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का यदि गुणा कर दें, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का यदि गुणा कर दें तो द्रव्यमान होता है m, गुरुत्वीयकरण होता है g, तो mg मतलब ये क्या हो जाएगा, भार। तो ये कहलाता है क्या बताइए, भार। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा भार। तो अब देखिए भार में क्या अंतर होता है, देखो भार में होता है m और g। आपने देखा होगा कि यदि मान लो कोई यहाँ पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो का बचेगा। क्यों बचेगा 10 किलो का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का 1/6 है उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो मान लो आप यहाँ 60 किलो के थे तो क्या यहाँ 10 किलो के हो गए, तो क्या आपका यहाँ पर लीवर का वेट कम हो गया, क्या लीवर कम हो गया, क्या किडनी कम हो गई, क्या आपका मतलब कोई भी मटेरियल कम हुआ है क्या, जो आप 10 किलो के हो गए, नहीं। आपका क्या बताइए, जो द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा है m, वो तो कांस्टेंट है, g का मान कम हो गया, इसकी वजह से ये वेट हो गया। तो भार क्या होता है, m और g दोनों होता है। m होती है पदार्थ की मात्रा, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कितनी ताकत से पृथ्वी खींच रही है, कितनी ताकत से चंद्रमा खींच रहा है। वहाँ कम खींच रहा है सो वहाँ 10 किलो के, यहाँ ज़्यादा खींच रहा है सो यहाँ 60 किलो के। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। मान लो गर्ल्स यहाँ 42 किलो की हैं, मैक्सिमम आजकल गर्ल्स 42 किलो की होती हैं, वो ज़्यादा खाने नहीं मिलता उनको, और या वो खाती नहीं है दिखाने के लिए कि देखो हम कम खाते हैं, तो 42 किलो एवरेज मान लिया। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आप पता है कितने किलो के हो जाएंगे, 7 किलो के, क्योंकि इसका 1/6 कर दो, 42 का 1/6 कर लोगे ना, तो वहाँ पे आप मात्र 7 किलो के बचेंगे। मतलब m तो वही रहेगा, पदार्थ की मात्रा तो वही रहेगी, द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आपका कम हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर 7 किलो के बचेंगे। चलिए, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। जो लोग नए लोग इसको देख रहे हों वो ज़रूर से जय हिंद लिखेंगे, और जिन्होंने लाइक नहीं किया हो वो लाइक करके जय हिंद लिखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।